आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेमित्रा में रिक्शा चालकों की बढ़ती परेशानी, स्थायी स्टैंड की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्टर। अनुराग कश्यप की टिप्पणी पर सर्व ब्राह्मण समाज का विरोध, राजनांदगांव में दी गई थाने में शिकायत। ₹10 की ज्यादा वसूली पर शुभम मार्ट पर 10,000 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन समिट के लिए दिल्ली रवाना हुई बेमित्रा की पार्षद नीति कोठारी। पीएम श्री स्कूलों के शिक्षकों को मिला सुनहरा अवसर, पुणे में राष्ट्रीय कार्यशाला में होंगे शामिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेमित्रा से, जहां बेमित्रा जिला मुख्यालय में ई रिक्शा चालकों को इन दिनों गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ई रिक्शा स्टैंड की उचित व्यवस्था न होने के चलते उन्हें रोजाना कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर शहर के सैकड़ों ई रिक्शा चालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर अपनी मांगों को रखा। चालकों ने बताया कि बीते कई महीनों से प्रशासन से रिक्शा स्टैंड की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार आवेदन दिया गया है और जगह भी चिन्हित की गई थी, लेकिन अब तक कोई स्थायी जगह अलॉट नहीं की गई है। चालकों ने यह भी कहा कि सरकार की योजना के तहत उन्हें सब्सिडी में ई रिक्शा तो दे दिए गए, लेकिन इनके संचालन के लिए कोई व्यवस्थित स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले में कलेक्टर ने नगर पालिका के सीएमओ को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और आश्वासन दिया गया कि आगामी नगर परिषद की बैठक में इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा और जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा। हमारे मन के मामला ये है कि समस्या उठा थे अभी स्टैंड के, जबकि पहली समस्या रही से कि स्टैंड 6 जगह हम देरी से नगर पालिका से, तो वो जगह अभी चिन्हांकित हो नहीं है। और दूसरा है कि 250-300 ई रिक्शा बढ़ गई संख्या। अभी वर्तमान में हमारा बाजार चौक में थाना के सामने लगात रही से तीनों में ले अभी थाना वाले मना हटवा दी। तो अब समस्या बैठा थे कि हम ना लगान कहाँ ऐसे। अभी कलेक्टर महोदय करा आ रहे हैं तो कलेक्टर महोदय बोलते कि सीमो करा जाओ, सीमो निवारण करी के अब कौन निवारण करी पता नहीं है। विधायक करा भी गए हैं तो विधायक जी बोलते कि देखो 1-2 दिन के बाद ऐसे ही के, मगर समस्या के हल होबेच नहीं कराते। और एक बार नहीं हमारा 4-5 बार हो गए यहाँ आवेदन देवत, कलेक्टर करा, विधायक करा, सीमो करा, तो जगह हमारा देवेच नहीं कराते मना। हम लोग पहले प्रताप चौक स्टैंड में लगाते थे गाड़ी, जहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया हमको। हम जहाँ भी लगाते हैं हमारी गाड़ियों को हटा दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। और ये प्रशासन की योजना ई रिक्शा, जिसमें सब्सिडी भी दी जाती है। अगर कोई ई रिक्शा लेता है तो उसको सरकार की तरफ से 50,000 छूट दी जाती है। तो जब सरकार छूट देती तो हमको अधिकार भी दे कहीं पे लगाने का स्टैंड में। हम यही चाहते हैं सरकार से, जब आप हमारे को अधिकार छूट कर दियो तो हमको अधिकार दो कहीं पे लगाने का, साथ दो। हमको ऐसे भगाया जाता है जैसे कोई हम रोड छाप आदमी है करके, और मजाक उड़ाते हैं हमारा। हम जनता की सेवा करते हैं, 10 रुपए में लोगों को हम घर पहुंचाते हैं, जहाँ पे 50-100 रुपए का भाड़ा है, और सही 60 उनको पहुंचाया जाता है। कोई सब्जी लेने जाते हैं उनका सहयोग करते हैं। हम सेवादार हैं और हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जाता है। हम नगर पालिका से यही उम्मीद रखेंगे कि हमारा साथ दे और हमको स्टैंड दे। लेके ये शिक्षा संघ के पदाधिकारी अभी उनसे मिले थे और उनका कहना था कि उनके जो स्टैंड है वो बढ़ाए जाए और उनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाए। मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है और उनके जो विषय है उसको समय सीमा की बैठक में भी उस पर चर्चा करेंगे और उनकी समस्याओं का युक्त निराकरण। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में राजनांदगांव में सर्व ब्राह्मण समाज ने कोतवाली थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया है कि अनुराग कश्यप ने हाल ही में ब्राह्मण समाज के संबंध में आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया है, जिससे समाज में भारी आक्रोश है। समाज के लोगों का कहना है कि ये टिप्पणी न केवल ब्राह्मण समाज का अपमान है बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी ठेस पहुंचाती है। सर्व ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि अनुराग कश्यप की फिल्में किसी भी थिएटर में प्रदर्शित की जाती है तो समाज उसका विरोध करेगा। आज हम सब सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले सिटी कोतवाली पहुंचे हैं राजनांदगांव में। हमारा एक ही विरोध है कि आज अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर एक अभद्र टिप्पणी की गई। उन्हें यह नहीं मालूम कि ब्राह्मण लोग अगर कर्म करना जानते हैं, धर्म करना जानते हैं तो क्रियाकर्म भी करना जानते हैं। ब्राह्मणों का वर्चस्व आदिकाल से चला आ रहा है। ब्रह्म से ब्राह्मण है और ब्राह्मण से ब्रह्मांड। समझ सको तो समझ लो, यही है वेद पुराण और जय परशुराम। अतः ब्राह्मणों को इतना वह अनुराग कश्यप हल्के में ना ले, नहीं तो परशुराम बनते देर नहीं लगेगी। वो समय आ गया है। अतः अभी आज राजनांदगांव सिटी कोतवाली हम सब आए हुए हैं सर्व ब्राह्मण समाज के और एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। और जब तक एफआईआर नहीं होगी तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं और एफआईआर करके जाएंगे। हमारी एक ही मांग है कि अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज हो और गिरफ्तारी हो। देखिए, अनुराग कश्यप एक डायरेक्टर है, पिक्चरों का डायरेक्टर है। उसने भी कुछ समय पहले फूले पिक्चर को लेके एक टिप्पणी की ब्राह्मण समाज के खिलाफ, और पूरे देश भर में ब्राह्मण समाज आहत हुआ है और ब्राह्मण समाज पूरे देश भर में इसका विरोध कर रहा है। हमारी सीधी और साफ मांग है, हम राजनांदगांव से हैं और राजनांदगांव में आज हम कोतवाली थाना पहुंचे अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर कराने। सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर पे हम आए हैं और हमारी एक ही मांग है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो। और हमारी पूरी मांग, ये मांग नहीं है, हम होने नहीं देंगे अगर राजनांदगांव में अनुराग कश्यप की एक भी पिक्चर ब्राह्मण समाज लगने नहीं देगा। बस देखिए, निर्देशक अनुराग कश्यप, उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के प्रति की गई है और लगातार 2-3 दिन से अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां उनकी समाज के प्रति आ रही हैं, तो इससे समाज काफी आक्रोशित है। और इसी कड़ी में आज सर्व ब्राह्मण समाज ने राजनांदगांव ने ये तय किया है कि उनके खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा और कार्रवाई की मांग की जाएगी। एफआईआर की मांग की जा रही है हमारे द्वारा। और जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई है, ऐसी टिप्पणी का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। और ऐसी टिप्पणी करने वालों को, चाहे किसी भी समाज, केवल ब्राह्मण समाज नहीं, किसी भी समाज के प्रति इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। एक मामूली सी लापरवाही और परिणाम भारी नुकसान। प्रिंट रेट से महज 10 रुपए अधिक वसूलना शहर के एक बड़े रिटेल स्टोर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव ने शुभम के मार्ट पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। मामला उपभोक्ता सुनील मानिकपुरी द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर 2024 को उन्होंने शुभम के मार्ट से ABS ब्रांड का तेल खरीदा था, जिसकी प्रिंट कीमत 675 रुपए थी, लेकिन काउंटर पर उसने 685 रुपए वसूले गए और बिल भी प्रदान किया गया। ग्राहक ने मामले को हल्के में न लेते हुए अपनी उपभोक्ता जागरूकता का परिचय दिया और जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। दुकानदार की ओर से आयोग में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आयोग ने एक तरफा फैसला सुना दिया। ये मामला ये है कि ये आपका क्या बोलते हैं, शुभम के मार्ट्स से एक ABS तेल परचेस किया था सुनील मानिकपुरी ने। उस तेल का MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स 675 रुपीज था, लेकिन उन्होंने इस एप्लीकेंट से, जो मानिकपुरी जी हैं, उनसे 685 रुपये चार्ज किया, जो नहीं किया जा सकता था। तो मानिकपुरी जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि वो एक जागरूक उपभोक्ता हैं। और जब उनसे ये छल किया गया 10 रुपए का, सीधा आयोग में उन्होंने ये मामला पेश किया और आयोग में मामला को नोटिस भेजा गया के मार्ट को। वो नोटिस मिलने पर अनुपस्थित हो गए, तो उनके खिलाफ में एक पक्षी कार्रवाई की गई और प्रकरण का सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि जो तेल की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस थी वो 675 रुपये थी और ये प्रमाण दिया गया कि 675 रुपये के स्थान पे 685 रुपये केवल 10 रुपये अधिक थे, जो लेने का अधिकार विक्रेता को नहीं था। फलतः इस आयोग में यह पाया कि उसके मार्ट ने उस एक आम उपभोक्ताओं से छल किया, उसको सेवा में कमी की, जिसके कारण से आयोग ने यह पाया कि उसे छला गया है और 10 रुपये अधिक बिना किसी कारण से दिया गया, जो कि उस में MRP से अधिक है। हमने ये पाया और उसे 10 रुपये वापस देने के साथ साथ
जो उसे मानसिक क्षति हुई उसके लिए उसको 10,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इसके अतिरिक्त जो उसके पेश करने का जो खर्च है 5,000 रुपये, उसको हमने दिलाया। यह प्रकरण ऐसा है कि 28 नवंबर को सुनील मानिकपुरी द्वारा शुभम के मार्ट से 675 रुपए के जो एबीस ऑयल था उसे 685 रुपए में लिया और 10 रुपए उसने अधिक लेने के कारण वह उपभोक्ता जो है व्यथित होकर उपभोक्ता आयोग आया। उपभोक्ता आयोग में 11वें महीने में उसने केस प्रस्तुत किया और 6 महीने के अंदर 21 अप्रैल को यहाँ से उसका निर्णय भी हो गया। और जो आप लोग देख रहे हैं कि 10 रुपए के स्थान पर 10 रुपए तो वापस करना ही है, उसके स्थान पर मानसिक क्षति के रूप में 10,000 रुपए उसे वापस क्षतिपूर्ति दिया गया और 5,000 रुपए वाद है। यहाँ पर उपभोक्ता आयोग में सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अगर इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होती है तो दस्तावेजों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क बना हुआ है और यहाँ पर 5 लाख तक किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ उपभोक्ताओं के लिए फ्री सेवा दी जाती है और कोशिश ये की जाती है कि अगर वो दस्तावेज प्रॉपर वे पे ला लेते हैं और अपोजिट पार्टी भी अगर समय पे दस्तावेज प्रस्तुत करे तो कोशिश हम ये करते हैं कि 6 महीने के अंदर उसका निर्णय हो जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं को जितने जल्दी निर्णय करना है उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। बेमेतरा नगर पालिका की पार्षद और समाज सेविका नीतू कोठारी नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है। वे 23 अप्रैल को राजधानी दिल्ली स्थित डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले यूथ फॉर वन नेशन वन इलेक्शन समिट में छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है। नीतू कोठारी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रही है। इसी कारण उन्हें इस महत्वपूर्ण समिट के लिए प्रतिनिधि मंडल में स्थान मिला है। समिट में देश भर के युवाओं, नीति निर्माताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर विमर्श होगा। शिक्षकों के कौशल विकास की दिशा में एक और बड़ी पहल करते हुए पीएम श्री स्कूलों के 132 चयनित व्याख्याता भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेंगे। ये प्रशिक्षण कार्यशाला समग्र शिक्षा अभियान के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में शिक्षकों की बढ़ती क्षमता के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। 25 अप्रैल को प्रतिनिधि मंडल की टीम छत्तीसगढ़ से रवाना होगी, जिसका नेतृत्व पीएम श्री समन्वयक आशीष गौतम करेंगे। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा, प्रायोगिक गतिविधियों और प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। जिला चिकित्सालय बसंतपुर इन दिनों समस्याओं का अड्डा बना हुआ है। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन सुविधाओं की भारी कमी के चलते बेहद परेशान हैं। अस्पताल परिसर में पीने का पानी तक ठीक से उपलब्ध नहीं है। नहाने के लिए तो मरीजों को 4-4 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि नहाने के लिए पानी नहीं मिलने से उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई है। गर्मी में स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल हो गया है। वहीं वेटिंग रूम जहां मरीज और उनके परिजन घंटों इंतजार करते हैं, वहां पंखा तक नहीं लगा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मरीजों ने कहा डॉक्टर एक दिन आते हैं फिर 2-2 दिन तक नहीं दिखते हैं। इलाज मिलने में देरी हो रही है और बुनियादी सुविधाओं की हालत और भी खराब है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक मरीजों को इन बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या जिला अस्पताल में सुविधाओं की बहाली और सुधार को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या मरीज इसी तरह बेहाल रहेंगे? यहाँ मैं 15 तारीख से भर्ती हूँ और यहाँ पानी का विकराल समस्या है। सुबह लेटरिन बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं रहता। 10 बजे के आसपास पानी आता है। जब तक के तुम यहाँ ये करते रहो, अभी तक के बीपी चेक नहीं हुआ है। मैं फिजियोथेरेपी जाऊंगा करके मैं सोच रहा हूँ, तो वहाँ के मैडम जो है बीपी देख करके ही फिजियोथेरेपी कराता है। बीपी बढ़ा रहता है तो नहीं कराता। अच्छा, दूसरी बात यह है यहाँ नहाने धोने की बहुत समस्या है। 3-4 दिन में हम एक दिन नहाते हैं, उसमें भी ढंग से पानी नहीं मिलता। खाने की वही है कि मेनू के आधार पे खाना नहीं मिलता। पंखा गर्मी के पंखा तो है, कोई पंखा है जो गुटू गाटर चल रहा है, कूलर में पानी नहीं रहता। जो पेड़ी में हुआ था ऑपरेशन, जो ऑपरेशन नहीं हुआ है और गोला निकल चुका है, मेरे को रायपुर रिफर कर दिया है और यहाँ आया हूँ भर्ती। दर्द इतना दर्द है,
हर इंजेक्शन फिंजेक्शन कुछ नहीं लग रहा है, खाली इलाज ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। आज मैं परसों से भरा हूँ, एक ही दिन भर आया है, डॉक्टर साहब नहीं आ पाया, नहीं आए हैं। पानी के तो कुछ नहीं है, नहाने का है ना, ये का है, मंजन का सब कुछ नहीं है, नहीं है। और क्या समस्या है? समस्या नाश्ता वास्ता है, जो होता है अंडा फंडा सब मिलता है ना, वो नहीं मिल पाता। समय पे नहीं मिलता। हाँ, एक ही अंडा मिलता है, कभी पोहा मिलता है, कभी खाना मिलता है, कभी इसका कोई ठिकाना नहीं है, खाना नहीं मिलता। ना खाना बराबर सही नहीं मिलता। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने देश भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ने निशाना बनाकर हिंदुओं को मारा, जिसमें रायपुर से गए एक पर्यटक की भी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर राजनांदगांव के चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघ ने गहरा विरोध जताया है। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन राजनांदगांव कलेक्टर को सौंपा, जिसमें उन्होंने इस आतंकी वारदात की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाने की अपील की है। बात पहलगांव में हुई, ये आतंकवादी घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, जो कि चुन चुन के हिंदुओं के ऊपर इसको गोलीबारी की गई, जो कि बहुत निंदनीय है और इसका बहुत कड़ा विरोध पूरा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता है और इसके लिए घोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उनको फांसी की सजा होना चाहिए या उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। की जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में जो भारत उन्नति कर रहा था, कश्मीर में आज अमर और चैन हो रहा था, उसको कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो लोग इस तरीके की घटना कर रहे हैं जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखते हैं कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। एक बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं चाहूंगा भारत में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका जवाब किस तरह से देना है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में कभी भी ऐसी और घटना का दोबारा मत हो। इसके लिए सीमा पार जाकर भी हमें अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े तो इसको करना चाहिए और पूरे विश्व में ये मैसेज जाना चाहिए कि भारत के ऊपर अगर कोई आंख उगाड़ के देखता है या कोई आतंकवादी घटना भारत में होती है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। उनके घर में घुस के उनको उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, मैं ऐसी कामना करता हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए भीषण आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के सामने आतंकियों का पुतला जलाकर विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। दरअसल बैसरन घाटी में हुए हमले में 27 पर्यटकों की मौत हो गई है, जिनमें विभिन्न राज्यों के नागरिक भी शामिल है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे प्रदेश में पुतला दहन कराया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, कल दोपहर में आतंक हमला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। वो जम्मू कश्मीर के जिला में पहलगाम नाम से एक जिला है, वहाँ वो हमला हुआ आतंकियों का। और वो आतंकी सबसे पूछे कि आपका धर्म क्या है। वो जैसे हिंदू बोले, जितने भी वहाँ टूरिस्ट में घूम रहे हैं, जितने भी घूमने गए हैं, उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, वो बोले हिंदू है। तो हिंदू बोलते ही उनको ना पूछा गया आप क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ वो घूम रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। उन लोग का सीधा पकड़ा और गोली मारा गया है सभी लोगों को। और तो उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जितने भी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ पुतला दहन किया है। गत दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकी हमला हुआ था जो पाकिस्तान से आए हुए थे। उसमें लगभग 26 लोग मारे गए। उसमें रायपुर के एक व्यापारी भी है जो उसमें हमले में उसकी जान चली गई। भारत सरकार से क्या मांग? भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कश्मीर के पालाग्राम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, बहुत निष्क्रिय तरीके, मतलब बहुत बुरी तरीके से जो चुन चुन के जो टूरिस्ट वहां पे थे उन्हें हिंदू, उनसे नाम पूछा गया और वो हिंदू नाम के निकले तो उन्हें गोली मारी गई।
इससे इतना आक्रोश आ रहा है लोगों पे, इतना आक्रोश आ रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक तो पुतला चप्पलों से मार के पुतला दहन किया गया है, और दूसरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार से मांग करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा वापस से एक बड़ा एक्शन होना चाहिए। क्या लगता है इसमें किसका समावेश है? जाहिर सी बात है, सबको खबर है कि पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ये, और इसमें से सरकार को एक अच्छी बात ये हुई है कि दो टेररिस्ट का इनकाउंटर हो चुका है, 2-3 अभी बचे हैं और जल्द से जल्द उनका भी हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी राजनांदगांव के पारी नाला दरगाह में हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उर्स का आयोजन कौमी एकता कमेटी के बैनर तले किया गया है, जो 4 दिन तक चलेगा। 4 दिवसीय इस उर्स में हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। उर्स के दौरान दरगाह परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है और सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था की गई है। उर्स के अंतिम दिन देश के प्रख्यात कव्वाल अजीम नाजा द्वारा रंगारंग कव्वाली कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें सूफियाना कलामों और फन की जादूगरी से समा बंधेगा। वर्ष 48वां है और ख़ास तो ये है कि जो रस्म रिवाज है उस हिसाब से तो 24 तारीख के प्रोग्राम है। आज रात से चालू हो जाएगा जो रस्म रिवाज का, जिससे गुस्ल की फातिया है, सुबह परचम कुसाई होगी और दिन में और भी इस्लामिक रीति रिवाज से जो भी है कुरान खानी, और शाम के शाही संदल है 24 तारीख और 25 तारीख को समा महफिल, और 26 तारीख को इस्लामिक प्रोग्राम है जिसमें मुस्लिम धर्म गुरु आएंगे, प्रवचन देंगे देश के जाने माने। और 27 तारीख को है जाने माने फनकार अजीम नाजा मुंबई कव्वाल है, इनकी शानदार कव्वाली का प्रोग्राम है 27 तारीख को, जो जिनका एक कलाम है मुझे लेके चलनो ख्वाजा जी के मेले में, बहुत जो हिट हुआ था ये कव्वाल। ये हर साल की तरह इस साल भी 48वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। सरकार हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। ये 24, 25, 26, 27 रहेगा। ये 24 तारीख के रहेगा शाही संदल, जो कि जामा मस्जिद चौक से निकलेगा, भारत माता चौक, आज़ाद चौक, माना मंदिर चौक और जूनी हटरी, उसके बाद शिव होटल के पास यहाँ से जुलूस वो शाही संदल यानी होगा, फिर उसके बाद जाएगा वहाँ पारी नाला दरबार। 25 तारीख के समा महफिल का प्रोग्राम है, कमर वारसी आ रहे हैं, उसमें समा महफिल होगी। 26 तारीख के अजीम शान तकरीर का प्रोग्राम है, जिसमें बड़े हमारे उलमाए आ रहे हैं, जिसे प्रवचन कहा जाता है, हमारे तकरीर बोला जाता है। और 27 तारीख के है अजीम नाजा का प्रोग्राम, जो कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, उनके बेटे हैं। राजनांदगांव जिले के घोर तालाब क्षेत्र से एक आदिवासी युवती के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार बीते 5 वर्षों से एक युवक द्वारा पीड़ित के साथ शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया, लेकिन जब शादी की बात आई तो आरोपी युवक ने मना कर दिया। पीड़िता जब इस मामले की शिकायत लेकर घोर तालाब थाना पहुंची तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बार बार थाने के चक्कर काटने के बावजूद उसे सिर्फ टाल मटोल का सामना करना पड़ा। इससे नाराज होकर पीड़िता ने राजनांदगांव कोतवाली में भी शिकायत की, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि वह आदिवासी समाज से आती है, इसलिए उसके मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। थानों में न्याय न मिलने से आहत पीड़ित अंततः अपने कुछ साथियों के साथ आईजी ऑफिस पहुंच गई। वहां भी कोई सुनवाई न होने पर पीड़िता धरने पर बैठ गई। इस पर आईजी ने तत्काल एक्शन लेते हुए संबंधित थाने को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। जी, यह मामला है कि एक जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ में यौन शोषण और उसके 21 दिन के बच्चे का हत्या हुआ था। उसके विरोध में उन्होंने बागनदी थाना जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, पर वहां पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया और ये कहा गया कि आप सेटलमेंट कर लो, आपको 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा। कहाँ आप आदिवासी लोग कितना लड़ पाएंगे। उसके पश्चात मुझे पता चला तो मैंने अपने एडवोकेट साथियों को कहा कि भाई इसको पीड़िता को ले जाइए और अजाक्स थाने में एफआईआर करवाइए। जब अजाक्स थाने में एफआईआर के लिए गए तो लगभग 2 घंटे बाद भी यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया नहीं होने के बावजूद भी हमारे साथियों ने डिसाइड किया कि चलो आईजी साहब से मिल लेते हैं। जब आईजी ऑफिस जाके इस चीज को रखा गया तो उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए और पीड़िता की हालत खराब होती है। तो हमने कहा कि सर एक बार देख लीजिए, केस सेंसिटिव है।
तो उन्होंने बोला कल जाइए, हम फोन कर देते हैं, आप अजाक्स थाने में जाके रिपोर्ट लिखा लीजिए। हम फिर अजाक्स थाना आए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ के प्रभारी संतोष ठाकुर जी आए और उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं हो पाएगा, आप कल आइए, अभी कोई महिला प्रभारी नहीं है। ये सर मैं बोलूँगी ये मेरा एक पारिवारिक मामला है। मैं वो जो पीड़िता है वो मेरे परिवार से संबंधित है और यह मामला लगभग अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है कि वो लड़की के साथ जो बच्चा हुआ था ये और पहले से वो शोषण करता था। इनका जो संबंध है वो लगभग 5 साल के बीच का है, 5 साल हो गया था। इस बीच में उसके साथ वो शारीरिक शोषण करता था, उसके साथ उसको ब्लैकमेलिंग का वो करता था। वो यहाँ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं कहीं पे कूद जाऊंगा, अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो फिर मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, या और बहुत सारी ऐसी बातें। और इवन सर ये बात हुई है कि उसकी पत्नी जो है, जो आरोपी है, उसकी पत्नी जो है इस लड़की को बोलती थी कि आप मेरे पति से बात करो, मेरा पति है जो है आपसे बात करने के लिए बोल रहा है, अगर नहीं करेगी तो वो मर जाएगा। ऐसा बात इसको पता चला है, वो मुझे बताई है कि वो उसकी पत्नी भी मुझे फोन करके बोलती थी कि मेरे पति से बात करो। खैरागढ़ में गर्मी के दौरान जल संकट की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक क्षेत्र को जलाभावग्रस्त घोषित किया गया है। इस अवधि में पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत बिना अनुमति बोर खनन पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद खैरागढ़ के वनांचल ग्राम देवरी में अवैध बोर खनन का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत देवरी से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सरतगरई में एक किसान के खेत में बीती रात बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बोरवेल खुदाई की जा रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम ने तुरंत तहसीलदार और पटवारी को मौके पर भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि पंचनामा रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार वाहन जब्ती सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उस संबंध में वहाँ पर जो है पटवारी को भेजा गया था स्थल पर, वहाँ पर उन्हें जो है पंचनामा और जांच प्रतिवेदन दिया है तहसीलदार को। तो उसके पश्चात जो है करना चाहिए और जांच उपरांत संबंधित जो भूमि स्वामी जो वहाँ पर बोर खुदाई जिनके द्वारा की जा रही करके शिकायत मिली थी, उनको नोटिस देकर जो है उसमें आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज का मेरे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।